बच्चों, अगर आप अभी क्लास 11 के अंदर आए हो तो आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि क्लास 11 बहुत टफ क्लास होती है। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि 11th क्लास को इतना टफ क्यों बोला जाता है? क्या सिलेबस बहुत ज्यादा होता है या क्वेश्चंस इम्पॉसिबल होते हैं? देखो बेटा, एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि क्लास 11th में हमको तुरंत कभी भी फेल होना फील नहीं होता, बल्कि आप धीरे धीरे पीछे जा रहे होते हो और ये आपको कभी रियलाइज भी नहीं होता। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल लगता है, क्लासेस नहीं होती हैं, नोट्स बन रहे होते हैं और हम कोचिंग भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, हमको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल के अंदर है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा होता है, कुछ टॉपिक समझ में आ रहे होते हैं, कुछ आप स्किप कर देते हो और हमारी वो बाद में कर देने वाली मेंटालिटी हम पर हावी हो जाती है और हम टॉपिक्स को बोल देते हैं कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, अभी कम समझ में आया तो क्या हो। फिर वही बाद में वाली अप्रोच ना आपका बैकलॉग क्रिएट कर देती है। कम समय बचता है, सब कुछ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप पढ़ तो रहे होते हो लेकिन ना कॉन्फिडेंस आता है ना क्लैरिटी। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात पता है क्या है? हमको कभी समझ ही नहीं आता कि गलती स्टार्ट कहां से हुई और यही चीज हमारी क्लास 11th को टफ बना देती है। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक बताने वाला हूं जिसको हमको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, ये गलतियां नहीं समझी तो पूरी क्लास 11 बर्बाद हो सकती है, आपके हाथ से निकल सकती है। और बच्चों, इसमें जो मिस्टेक नंबर 3 है ना, वो तो 90% से ज्यादा बच्चे अपनी क्लास 11th अप्रोच के अंदर करते हैं। और अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि ये 5 मिस्टेक सुनने के बाद आप रिपीट ना करो तो कमेंट में जरूर लिख दो कि आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक्स। मैं देखना चाहता हूं कि जेन्युइनली कितने बच्चे सीरियस होकर इस वीडियो को आगे बढ़कर देखने वाले हैं। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके इन 5 मिस्टेक को समझते हैं जहां से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मिस्टेक नंबर 1, टेकिंग क्लास 11 लाइटली। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चों को यह करते हुए देखता हूं कि वो क्लास 11 को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। ये गलती बहुत ज्यादा डेंजरस पता है क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि वो ये मिस्टेक कर रहे हैं। अभी जो आपका 10th का रिजल्ट आया है उसी मार्क्स को देखकर आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आपको लगता है कि भैया यही सेम अप्रोच यहां पर भी काम कर जाएगी। आप सोचते हो जैसे मैंने लास्ट डेज में क्लास 10 में मेहनत करके इतना अच्छा स्कोर कर लिया, वही सेम अप्रोच से 11th भी हो जाएगी। लेकिन बेटा, यहां पर आप एक बेसिक चीज इग्नोर कर देते हो। देखो, क्लास 10 एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था जहां क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे, पैटर्न क्लियर था। लेकिन 11th में सिस्टम चेंज हो चुका होता है। यहां आपसे सिर्फ आंसर्स नहीं पूछे जाते, यहां पर कॉन्सेप्ट की डेप्थ पूछी जाती है और हम वही क्लास 10th वाली अप्रोच फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वीक रह जाते हैं। और जैसे ही कॉन्सेप्ट हमारा वीक हो जाता है तो हमको लगता है भैया सब्जेक्ट ही टफ है। बट बेटा, रियलिटी में सब्जेक्ट टफ नहीं है, हमारी जो अप्रोच है वो गलत है। और इसी गलत अप्रोच की वजह से अगली गलती चुपचाप स्टार्ट हो जाती है। मिस्टेक नंबर 2, लेट स्टार्ट। अब आती है सेकंड मिस्टेक, वो है लेट स्टार्ट करने की गलती। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग के कुछ महीने एडजस्टमेंट मोड में ही निकाल देते हैं। उनको लगता है कि भैया अभी बेसिक ही तो चल रहे हैं, बाद में आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन बेटा, प्रॉब्लम यह है कि क्लास 11 किसी के लिए रुकती नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि क्लास 11 के हर एक चैप्टर मोस्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आप अगर एक को छोड़ते हो तो वो कड़ी टूट जाती है और डोमिनोज की तरह सारे के सारे चैप्टर ढेर हो जाते हैं। पहला टॉपिक थोड़ा वीक रह गया, दूसरा उस पर बिल्ड हुआ और वो भी आधा ही क्लियर हुआ, फिर तीसरा और कंफ्यूजिंग लगने लग जाता है और धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस डिफिकल्ट है। लेकिन सच क्या है? सच ये है बेटा, सिलेबस कभी भी हैवी नहीं होता, डिले करना उसको हैवी बनाता है। क्योंकि जो चीज आप स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं ना तो वो इजीली समझ में आ जाती है, अब बाद में वही चीज डबल एफर्ट्स मांगती है। हम गलती ये करते हैं कि हम डिले स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम कैचअप मोड पे आ जाते हैं। हम चीज़ों को कम समय में पकड़ने की कोशिश करते हैं बेटा, और इस कैचअप मोड में कभी भी पढ़ाई स्टेबल रह ही नहीं सकती। और जब पढ़ाई हमारी स्टेबल नहीं रहती ना तो हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, और जब क्लैरिटी नहीं मिलती तो बेटा क्लास 11 तो बर्बाद करोगे ही करोगे, 12th पे भी इसका बहुत तगड़ा असर पड़े। इसलिए अगर आप चाहते हो कि क्लास 11th का आपका जो बेस है वो साथ साथ चले, वो स्ट्रांग रहे, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जहां पर आपको हर कदम पर एक गाइडेंस मिलनी चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरी टीम ने स्पेशली क्लास 11 के लिए बैचेस डिजाइन किए हैं, जहां आप चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, तीनों ब्रांचेस के बच्चों के लिए एक प्रॉपर रोड मैप के साथ प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको हर सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी हो, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी हो, सब कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है ताकि आपको हर एक चैप्टर में यह कंफ्यूजन ना हो कि मुझे करना क्या है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ लेक्चर्स का बैच नहीं है, यहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, एक सिस्टम मिलता है। हर महीने के आखिरी 2 दिन जी मीट सेशन होता है जो कोई एडटेक प्लेटफॉर्म आपको नहीं देगा, जहां बच्चों से रूबरू होकर उनको हम मोटिवेट करते हैं, ट्रैक पे लाने की पूरी कोशिश करते हैं। काउंसलिंग टाइप की 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो भी इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर। 1250 रुपए का 1.0 बैच है, महापैक लेना जिसमें 1.0, 2.0 यानी आगे जितने भी बैचेस आएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 2499 का बैच है। ऑलरेडी प्राइस इतना लो है, लेकिन फिर भी और डिस्काउंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो और डिस्काउंट आपके लिए है। SNF10 कूपन कोड लगा देना, आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ऐप खोलोगे, साइंस एंड फन ऐप खोलोगे तो वहां पर सभी क्लासेस के डेमोज भी अवेलेबल है। आज ही एनरोल कर लेना, क्योंकि SNF10 कूपन कोड बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अब बढ़ते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 3 पर। बच्चों, ये वो मिस्टेक है जो 90% से ज्यादा बच्चे करते हैं। मैं बात कर रहा हूं अपनी मिस्टेक नंबर 3 यानी नो क्लियर डायरेक्शन की। देखो बेटा, मेहनत सब बच्चे करते हैं, लेकिन रिजल्ट उन्हीं बच्चों का आता है जिनकी डायरेक्शन क्लियर होती है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे बस पढ़ते रहते हैं, किसी रैंडम यूट्यूब की वीडियो को देख लिया, कभी किसी फ्रेंड की स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, कोई भी रैंडम किताब उठाकर, कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव है। बेटा, सच तो ये है कि वो बिजी है, प्रोडक्टिव नहीं। क्योंकि डायरेक्शन के बिना ना जो मेहनत होती है वो सिर्फ एक मूवमेंट होती है, प्रोग्रेस नहीं। तो आपको ये पढ़ने से पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस लेवल तक का पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है ना, तो आप हर दिन एफर्ट तो डालोगे, लेकिन आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला। और जब आउटपुट नहीं मिलता तो मोटिवेशन नेचुरली किसी भी इंसान का नीचे गिरेगा, और जब मोटिवेशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंसी तो आएगी ही आएगी। और इसी पर हम आते हैं अपनी चौथी मिस्टेक पर। अब आती है बेटा हमारी नेक्स्ट मिस्टेक, जो शायद आपको छोटी लगे, लेकिन ये सबसे बड़ा इंपैक्ट डालती है। मैं बात कर रहा हूं इनकंसिस्टेंसी की। देखो बच्चों, कंसिस्टेंसी का मेरी नजर में मायना ये नहीं है कि हमें रोज 10 से लेकर 12 घंटे पढ़ाई करनी है, बल्कि कंसिस्टेंसी का मायना ये है कि आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि 2 दिन आप फुल मोटिवेशन के साथ 10 घंटे 12 घंटे, या तो आज मैथ्स रहेगी या मैं रहूंगा, इस अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करते हो। फिर उसके बाद आप 2-4 दिन की ब्रेक ले लेते हो, फिर आपको गिल्ट होता है, फिर कहते हो कि भैया अब मेरा कम बैक होगा, आप फिर कम बैक की प्लान करते हो, और इसी साइकिल में पूरा का पूरा महीना निकल जाता है, फिर पूरा साल निकल जाता है, और इसी इनकंसिस्टेंसी की एक देन मिलती है हमको, और वो होती है बैकलॉग। अब बैकलॉग का मतलब सिंपल है बेटा, कि आपने एक चीज ढंग से समझी नहीं, फिर भी आगे मूव ऑन कर गए। यानी पहले एक टॉपिक पेंडिंग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते पूरी चेन बन जाती है। और फिर जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए, तो करंट टॉपिक के साथ साथ पुरानी चीजें भी सामने आने लग जाती हैं जो हमें आती नहीं है। ये वो मोमेंट होता है कि जहां बच्चा ये फील करता है कि यार मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, और धीरे धीरे ऐसे ही ना प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। और बेटा, हमारा जो बैकलॉग होता है ना, वो एक दिन में क्रिएट नहीं होता, वो डेली की इनकंसिस्टेंसी का ही नतीजा है। अब आती है बेटा वो लास्ट मिस्टेक, जो शायद आपको ऑब्वियस लगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है, वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट, हमारी मिस्टेक नंबर 5। देखो बच्चों, ये बात तो आप मानते हो ना कि टाइम सबके पास सेम है, मेरे पास, आपके पास, टॉपर के पास, एवरेज के पास, वीक के पास। बस डिफरेंशिएट पता है क्या करता है, हम इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं। बहुत बच्चे ये जो कीमती समय है ना, आज का जो कीमती समय है, वो वेस्ट कर देते हैं, और फिर बाद में जब कम समय होता है और सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, फिर पैनिक अटैक्स आते हैं, फिर सोचते हैं कि इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, और यही हमारी डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बनता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब बेटा सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है अपनी डे टू डे की प्रायोरिटीज को समझना। आपको यह क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कब रिवीजन करनी है, और कौन सा टॉपिक बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। लेकिन बेटा, जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक आप बिजी तो रहोगे, लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। और अगर कोई बच्चा यहां तक पहुंचा है इस वीडियो के अंदर, और वो चाहता है कि हम एक सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रैटेजी बताएं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, किन किन दिन पर पढ़ने चाहिए, एक पूरा रोड मैप आपको मिले, तो कमेंट में जरूर लिखना रोड मैप। बहुत जल्द हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपके पास आएंगी। साइंस के लिए आशु घई 11-12 तो चैनल है ही हमारे पास। कॉमर्स के लिए कॉमर्स एंड फन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज का इसको देख रहा है, तो ह्यूमैनिटीज एंड फन भी आपके लिए एक चैनल है, जहां पर ये सारी वीडियोस मैं
जल्द अपलोड करवाऊंगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उस मित्र के साथ जरूर शेयर करना जिसको इस वीडियो की सबसे सख्त नीड है। और चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी लाइंड अप हैं। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस